हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज पढ़ रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड है, जिसमें करंट अफेयर है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आपने देखा ही होगा, जैसे कि कल से हमने स्टार्टिंग की है और 1 PM पर डे अपलोड किए जाते हैं। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बिकॉज क्योंकि भूल जाते हैं कि कौन सा चैनल था, कहाँ देखा ये, ठीक है। तो सबसे पहले बेल आइकन में क्लिक कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले एक कमेंट पढ़ते हैं कुमार राज की कमेंट है, बहुत ही प्यारी है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम ही नहीं लेती। तो आप सभी भी मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो आप एक दिन कंफर्म है कि आज ज़रूर सक्सेस होंगे अगर ऐसे ही मेहनत करते हैं आप, ठीक है। तो एक दिन ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे कि कबूलियत एवं पट्टा नामक प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा नामक की जो प्रथा है वो किसने आरंभ की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसने की थी? शेरशाह ने की थी। शेरशाह सूरी ने की थी। इनका बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। जिनके बचपन का नाम फरीद खां था। और ये बताइए शेरशाह सूरी का नाम, ठीक है, शेरशाह किसने रखा था, ठीक है। इनका बचपन का नाम तो फरीद खां था, तो शेरशाह किसने रखा, ठीक है। कबूलियत एवं पट्टा नामक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने की थी। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, ठीक है। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? आपका सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अकबर का कहाँ है? यूपी में। यूपी में कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है, ठीक है। और औरंगजेब का कहाँ है? बताइए। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर है, जो टैक्स है, वो क्या कहलाता? वो कहलाता था हिरण्य। हिरण्य कहलाता था, जो कि आपके किसान भाइयों से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था नगद के रूप में, ठीक है। और जो प्रणय था वो सबसे पहला कर था, जिसकी खोज पाणिनि ने की थी। किसने? पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की भी वो की थी, ठीक है। अष्टाध्यायी बुक है, उनका की रचना भी पाणिनि ने की थी। और प्रणय की भी। प्रणय जो है अब जो वर्तमान में है वो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, जो कि एक जो आपका युद्ध कर है, क्या है? एक युद्ध कर के नाम से देखा जाता है। और चौथ कर, और ये जो सर देशमुखी हैं, ये आपके शिवाजी महाराज लेते थे। शिवाजी महाराज जो सर देशमुखी जो कर लेते थे वो लेते थे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो चौथ जो कर था, जो टैक्स था, वो करते थे बाहरी जो आक्रमण होता था, बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए चौथ कर लेते थे। और कितना लेते थे? वार्षिक आय का 1/4 लेते थे। वार्षिक जो आय होती थी उसका 1/4 लेते थे। और सर देशमुखी है वो वार्षिक उपज का लेते थे 1/10, ठीक है। और समझ में आ रहा होगा, चौथाई से 4 याद कर लेना, सर देश 10 याद हो जाएगा, 1/10, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रणय एक तरह का युद्ध कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपके दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की थी। कब की थी? 1206 में। बाबर ने मुगल वंश की थी 1526 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी। तो तारिक उल हिंद की रचना आपका अल बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल बरूनी, ठीक है। बाबर ने किसकी की थी? तुजुक ए बाबरी की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। और किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में। फिरदौसी ने शाहनामा की थी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक की रचना की थी, ठीक है। याद रखिएगा, अल बरूनी ने तारिक उल हिंद की रचना, बाबर ने तुझके बाबरी, फिरदौसी ने शाहनामा। नेक्स्ट है ASI का फुल फॉर्म क्या है। ये जो NTPC हुआ था आपका, उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या है आपका SCII का फुल फॉर्म? ये वैसे तो कई शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन स्टार्टिंग में उसमें ही था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये आपका है लाइट इमिटिंग डायोड। ये LED की हो जाएगी। LED की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइट इमिटिंग डायोड। एक न एक फुल फॉर्म पूछी ही जाती है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। और ये जो वो है वाइड एरिया नेटवर्क, ये है वैन की। किसकी है? वैन की है। वाइड एरिया नेटवर्क किसकी है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंगाल को कितने भागों में
बंगाल को 3 भागों में विभाजित किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल को 3 भागों में विभाजित गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इनके पुत्र हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पहले नाम था जूना खां, यानी बचपन का नाम जूना खां था, जूना खां। और जूना खां इनके पुत्र हैं गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के नाम से इन्हें, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बिठाया गया, दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया गया, ठीक है। और लेकिन इनका मूल नाम पूछा जाए तो उलुग खां है। क्या है इनका मूल नाम? मोहम्मद बिन तुगलक का उलुग खां। उलुग खां, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके ही ये फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ही मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां के नाम पर ही जौनपुर शहर का स्थापना की थी। समझ रहे हैं ना? मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का जो नाम था वो था जोना खां और मूल नाम था उलुग खां। और अब जो नाम जानते हैं लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, और जोना खां के नाम पे ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का निर्माण किया था। नेक्स्ट आपका, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य के नाम से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है? तो किस मुगल शासक? तो मुगल शासक हैं आपके अकबर। अकबर का जो काल है उन इसी को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग से जाना जाता है। और जहांगीर के काल को आपका चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहाँ के जो युग है उसे वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अकबर के जो काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग, शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बहुत ही प्यारे प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? तो दीवान ए वकूफ़ की जो रचना है वो किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश की जो स्थापना है वो भी जलालुद्दीन खिलजी ने ही की थी। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के ही चाचा हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लोधी वंश की बहादुर लोधी ने की थी। शैद वंश की खिज़्र खां ने की थी, ठीक है। ये वंश एक न एक पूछा ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वह हिंदू राजा कौन था? वह हिंदू राजा कौन था जो हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? सबसे पहले देखिए प्रयाग, ये इलाहाबाद का ही प्राचीन नाम है प्रयाग, ठीक है। तो वो राजा कौन सा था हिंदू? एक बार सोचिए। आप वैसे भी टिक मार सकते हैं एलिजेशन से, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, अकबर को उड़ा सकते हैं या आप, क्योंकि मोमडन, ठीक है। हर्षवर्धन थे एक हिंदू। कौन थे? हर्षवर्धन थे आपके एक हिंदू शासक, ठीक है, हिंदू राजा, जो कि हर 5वें वर्ष में अपना जो धन था सारा वो दान करते थे, ठीक है, हर्षवर्धन। अच्छा ये बताइए हर्षवर्धन का समय काल कब से कब तक का है, ठीक है, बताइए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी लाखों का दान करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कहाँ है? बिहार के भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की थी कुमारगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कुमार जो गुप्त हैं वो गुप्त वंश के ही एक शासक हैं, और गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और जो धर्मपाल हैं वो पाल वंश के ही शासक हैं। धर्मपाल पाल वंश के शासक हैं और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। कुमार गुप्त वंश के ही एक शासक हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला नाम से किसे जाना जाता है? आपके A.O. ह्यूम को जाना जाता है, ठीक है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी आय के ऊपर, ठीक है। आय के ऊपर कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। W.C. बनर्जी ये कौन है आपके? INC के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं, यानी प्रथम अध्यक्ष हैं INC के, ठीक है। INC की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और W.C. बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो दिल्ली में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? T. पैंथलन ने लगाया था। किसने? T. पैंथलन ने लगाया था।
और कब लगाया था? 1850 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ को सबसे पहले पढ़ने वाला शासक कौन था? तो कौन था वो? जेम्स प्रिंसेप था, जिन्होंने 1837 में अशोक के स्तंभों को पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में अशोक के स्तंभों को पढ़ा था। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ठीक है, खुदाई, ठीक है, खोज की थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, यानी हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। राखल दास बनर्जी ने किसकी थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, टी पेंथलन ने 1850 में अशोक के स्तंभ दिल्ली। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के स्तंभ को। कब पढ़ा था? 1837 में। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका तक्षशिला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा आपका। और तक्षशिला की जो मतलब माना जाता है कि तक्षशिला किसने स्थापित किया, इसके नाम पर रखा गया, तो राम के जो भाई हैं भरत, उनके पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला नाम रखा गया था। कौन? राम के भाई भरत। ठीक है, राम कितने भाई थे? 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है, और भरत, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर ही ये तक्षशिला रखा गया था। और आपको पता ही है विक्रमशिला की धर्मपाल ने की थी, नालंदा की कुमारगुप्त ने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में स्थित है, जिसे BHU नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार पुलिस में आया था आपके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार पुलिस में आया था। ठीक है, और क्या नाम है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी, 1916 में की थी, बनारस में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भरतू स्तूप का निर्माण किसने किया था? भरतू स्तूप का निर्माण आपके किसने किया था? बताइए। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था भरतू स्तूप का निर्माण। ठीक है, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने कर्ण वंश की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की थी। दोबारा देखिए एक बार। पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था भद्ररथ, उसको मार के शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के ही संस्थापक हैं। ठीक है, और वासुदेव कर्ण वंश के हैं। बिंबिसार हर्यवंश के, हर्यक वंश के। ठीक है, बिंदुसार एक अलग है। ठीक है, ये बिंबिसार हैं जिन्होंने हर्यक वंश की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। पैट का जो एग्जाम हुआ था यूपी पैट का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो किससे संबंधित है राष्ट्रीय आय? आपकी जो राष्ट्रीय आय है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? आपका सेवा कर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेवा कर, परिवहन कर, ये सारी आती हैं तृतीय क्षेत्र में। यहीं से राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को आपका अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फंक को विटामिन का कहा जाता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? मैंने आपको कल भी बताया था। बताइए, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लिथोफाइट्स। लिथोफाइट जो है वो आपके चट्टानों पर उगने वाला पौधा है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा आपका जीरोफाइट्स है। मृदा में उगने वाला पहला पौधा आपका ब्रायोफाइट्स है। कॉर्टिकॉल्स गोबर में उगने वाला है। समझे? लिथोफाइट्स आपका चट्टानों पर, जीरोफाइट मरुस्थल पर, ब्रायोफाइट मृदा, और कॉर्टिकॉस गोबर की छाल पर। नेक्स्ट है आपका सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे जो हल्की धातु है वो कौन सी है? आपकी लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगी। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम हो जाएगी। सबसे प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक जो धातु है वो स्टील हो जाएगी। यानी ये जो स्टील है इसीलिए बताई गई है रबड़ से भी तेज है, क्योंकि रबड़ को अगर खींचेंगे वो टूट जाएगी। लेकिन जो स्टील है, आपने स्प्रिंग देखी होगी साइकिल की, ठीक है, वो स्टील की होती है। जैसे ही वो उसे खींचो फिर भी वो अपनी आकृति में फिर भी आ जाती है, इसीलिए इसे इलास्टिकल धातु कहा गया है, यानी प्रत्यास्थ धातु कहा गया है। अगर तन्य धातु या डक्टाइल धातु पूछा जाए तो वो सोना होता है, क्योंकि उसको खींच के काफ़ी बड़ा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड है ना, AgI का प्रयोग जो है वो कृत्रिम जो वर्षा होती है उसके लिए किया जाता है। क्लोरो एसिटोफिनोन, ये अश्रु गैस है, यानी आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जो आंसू आते हैं वो क्लोरो एसिटोफिनोन की वजह से आते हैं, इसे अश्रु गैस। ठीक है, और हंसी आपने देखा होगा, हाउसफुल देखी होगी, उसमें जो हंसी आती है वो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से आती है, N2O की वजह से। किसकी वजह से आती है? N2O की वजह से आती है।
ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसे ही बोलते हैं लाफिक गैस, ठीक है। अश्रु गैस बोलते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन को सिल्वर आयोडाइड यानी कृत्रिम रेशा जिंक की परत चढ़ाती है, और इसी जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य में मेरुदंड से आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। 23 जोड़ी होते हैं आपके क्रोमोजोम होते हैं 23 जोड़ी, और वैसे देखा जाए तो ये 46 होते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंपैंजी बंदर में होते हैं, वो होते हैं 24 जोड़ी। कितने होते हैं? 24 जोड़ी होते हैं, वो होते हैं चिंपैंजी बंदर में सबसे ज़्यादा। और 701 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है। और हमारे रिफ्स जो होती हैं, हमारी पसलियाँ जो होती हैं, वो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, पित्त का पीएच मान कितना होता है? जो पित्त होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का जो पीएच मान है आपका हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4 आपका पित्त का पीएच मान। 1 सेकेंड। पित्त का जो पीएच मान है आपका 7.7 हो जाएगा। 7.4 आपका रक्त का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। पित्त का जो बाइल जो जूस है वो उसका पीएच मान 7.7 हो जाएगा, और जो आपका रक्त है, ब्लड है, उसका पीएच मान 7.4 हो जाएगा, और आपका जो मूत्र होता है उसका जो पीएच मान है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध वाटर जो होता है, ठीक है, उसका जो पीएच मान है वो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि 7 से जो नीचे होता है उसे बोलते हैं अम्लीय बोलते हैं, यानी एसिडिक बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक बोलते हैं। और लेकिन जो आपका 7 से ऊपर होता है उसे बेशक बोलते हैं, यानी क्षार बोलते हैं। और जो 7 ही होता है उसे न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उदासीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 है वो आपका कौन सा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 है वो क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा ये बताइए, पित्त जो होता है, बाइल होता है, उसका कलर कैसा होता है और किसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक आपका अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरस्तु, ठीक है, इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। अरस्तु को कहा जाता है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, ठीक है। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस को ने ही जीव की सबसे पहले मतलब प्रयोग किया था। जो जीव विज्ञान है इसका जो यूज़ है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? ट्रेविरेनस ने किया था जीव का सबसे पहले प्रयोग। हिप्पोक्रेटस ये हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक। किसके हैं? चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। और ये आपके थियोफ्रेस्टस किसके हैं? वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस। एक रह गए आपके रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान के हो जाएंगे आपके लेवोजियर। कौन हो जाएंगे? लेवोजियर हो जाएंगे आपके रसायन विज्ञान के। लेवोजियर किसके हो जाएंगे? रसायन विज्ञान के, ठीक है। अरस्तु जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ही सबसे पहले जीव का यूज़ किया था, यानी जीव विज्ञान का यूज़ किया था, ठीक, प्रयोग किया था। और हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे आपके चिकित्सा शास्त्र के। थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे आपके वनस्पति विज्ञान के। और रसायन विज्ञान के हो जाएंगे आपका लेवोजियर। अच्छा एक और रह गए, जो है आपका जो जैव है ना, जैव विकास का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क ने। और लेमार्क कहाँ से? आपके फ्रांस से हैं। ट्रेविरेनस आपके जर्मनी से हैं, ठीक है। लेमार्क ने किया था जैव विकास का सबसे पहले प्रयोग। जीव विज्ञान अलग है, जैव विकास अलग है। जैव विकास का आपका लेमार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? कौन से किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश किया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यानी संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव था, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946। इसकी ही सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट आपका चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील स्थित है कहाँ? ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, इनमें जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको। चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है? तो चिल्का जो झील है वो आपके महानदी और गोदावरी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ? महानदी और गोदावरी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील, ठीक, जिसे लैगून झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को जो नंगा फकीर किसने पुकारा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को नंगा फकीर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था, ठीक
ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने, जो कि गांधी जी के शिष्य थे, चंपारण में बने थे, इन्होंने इनको बापू कहा था। क्या कहा था? बापू। समझे? एक बार देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर नाम से, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता नाम से, और राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन हो जाएंगे? आपके सुरेन एन पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेन एन पटेल हो जाएंगे सीबीसी के प्रमुख। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी, सीबीसी के अध्यक्षता। ठीक है, सॉरी, स्थापना। और सुबोध कुमार जायसवाल, ये सुबोध कुमार जो जायसवाल हैं वो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के प्रमुख हैं, निदेशक हैं। कौन? ये सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक हैं। नेक्स्ट है आपका अरविंद कुमार, ये हैं आईबी के प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंट ब्यूरो के प्रमुख हैं आपके अरविंद कुमार। कौन है? इंटेलिजेंट ब्यूरो के प्रमुख हैं आपके अरविंद कुमार। और ये हैं आपके सामंत गोयल रॉके RAW। ठीक है, रॉके हैं रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, और रॉके कौन है? सामंत गोयल हैं। आईबी के अरविंद कुमार हैं। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ठीक है, और सीबीसी के कौन है? सुरेन एन पटेल। और सीबीआई के पहले थे संजय कोठारी। कौन थे? पहले थे संजय कोठारी थे, लेकिन अब कौन है? सीबीआई के सतर्कता आयोग हैं। ठीक है, सतर्कता आयोग के कौन है? सुरेन एन पटेल हैं। पहले थे संजय कोठारी। नेक्स्ट आपका कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हो जाएंगे आपके, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हो जाएंगे आपके प्रसार भारती के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपके शशि शेखर वेम्पति। जो शशि शेखर वेम्पति हैं वो प्रसार भारती बोर्ड के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? प्रसार भारती बोर्ड के हो जाएंगे सीईओ। कौन हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे प्रसार भारती बोर्ड के। अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हो जाएंगे, लेकिन सीईओ पूछा जाए तो शशि शेखर वेम्पति हो जाएंगे। जो परेश रावल हैं ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं। किसके हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, परेश रावल के जो परेश रावल हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। और जो शेखर कपूर हैं वो आपके भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के हैं। कौन है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के हैं शेखर कपूर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। समझाएगा होगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ठीक है, और सीईओ हैं इनके शशि शेखर वेम्पति। परेश अग्रवाल हैं स्कूल नेशनल ड्रामा के। ठीक है, और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न के हैं आपके शेखर कपूर। नेक्स्ट है आपका हेलिना। हेलिना आपके क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। ठीक है, जो किसके द्वारा आपकी विकसित की गई है? किस देश द्वारा आपकी विकसित की गई है? तो आपकी जो हेलिना है वो आपकी किसके द्वारा विकसित की गई है? एक मिनट। जो हेलिना है वो आपकी जो भारत द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? भारत द्वारा विकसित की गई है हेलिना। ठीक है, और बताइए सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और हेलिना आपके टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट आपका कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? आज प्रश्न कुछ ज़्यादा होगा नहीं। एक बात बताऊँ कि 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कोई है ही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ये राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो भी हैं उनको देख लीजिए। जैसे आपके हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ये आपके थे 2018 के 2018 में आए थे। ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह पर आए थे। कौन? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ये 2019 में आए थे गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर आए थे राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, ये 2020 में आए थे 2020 में आए थे। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह पर आए थे। नेक्स्ट है आपका, समझ आ गया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 2020 में आए थे गणतंत्र समारोह पर। और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा 2019, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2018। नेक्स्ट आपका व्हीलर द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो परिवर्तित नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा व्हीलर द्वीप का नाम। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा व्हीलर द्वीप का नाम। ठीक है, और स्वराज द्वीप या
शहीद द्वीप इसे बोलते हैं। इसका जो नाम था पहले क्या था, हैवलॉक द्वीप था, या नील द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया। व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया। हैवलॉक या नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रखा गया। नेक्स्ट आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका जो पहले नाम था वो रॉस द्वीप था। रॉस, सुभाष चंद्र बोस, बोस से याद रखो रॉस, यानी रॉस का नाम बदल के बॉस रखा गया। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम, ये फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम चेंज करके रखा गया है। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। और व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम, और आपका जो शहीद द्वीप हैवलॉक द्वीप है उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है। और रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिरोजशाह कोटला का अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, और पर डे देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।